दोस्तों, मैं कन्हैया कुमार एक बार फिर से आपका जीके प्लान पर स्वागत करता हूं। देखिए कि ज्ञान बिंदु का अभी तक हम लोग टेस्ट देख चुके हैं लोग आपका 40 तक, और अब 41वां हम लोग को टेस्ट देखना है। देखिए कि इसमें और भी 2-3 बचा है, उसके बाद किसी और प्रकाशन का स्टार्ट किया जाएगा। तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए कि और किस प्रकाशन का देखना चाहते हैं, क्योंकि ये तो आपका ख़त्म होने वाला है। तो इसका पीडीएफ देखिए कि जीके प्लान से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से भी डाउनलोड किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1 से 2 तक, निम्नलिखित में से किस एक शब्द का अर्थ अन्य 3 शब्दों से भिन्न है। तो भिन्न शब्द चुनना है। तो इसमें देखिए कि आदर, सम्मान, सत्कार और सहानुभूति दिया गया है। तो आदर, सम्मान, सत्कार ये तीनों वर्ड एक ही समूह का है, लेकिन सहानुभूति अलग है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 सही हो जाएगा। और देखिए दूसरे का नंबर में देह, काया, पेट, शरीर दिया गया है। तो देखिए कि देह, काया और शरीर ये सब एक है, पेट आपका अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, जिसे जीता ना जा सके उसे क्या बोला जाता है एक शब्द में। तो उसे बोला जाता है अजय। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अन्य देखिए कि महत्वपूर्ण शब्द हैं जो एक शब्द में बोला जाता है, जिसे जिसके पानी में वज्र है, वज्र पानी। जिसके पानी में बिना हो, बिना पानी। और जिसके पार देखा जा सके, पारदर्शी। जिसके हृदय में ममता नहीं है, निर्मम। जिसके हृदय में दया नहीं है, निर्दय। और जिसके बिना कार्य न चल सके, अपरिहार्य। और जिसके विषय में विवाद हो, विवादास्पद। और जिसके नख सूप के समान हो, शूर्पणखा। चलिए 4 से 5 तक देखिए, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताना है। तो मीमांसा का क्या हो जाएगा। तो मीमांसा का विवेचना हो जाएगा। और उपकार का तो भलाई हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें दिया गया है व्योम शब्द का अर्थ क्या है। तो व्योम शब्द का अर्थ है आकाश। और देखिए कि आकाश, अंतरिक्ष, आसमान ये सब एक ही शब्द हैं। व्योम शब्द में अंतरिक्ष, अंबर, नभ, आकाश, आसमान, गगन ये सब आ जाएगा। देखिए कि पर्यायवाची जो विभिन्न शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। और जैसे कि आज्ञा, आदेश, हुकुम, निर्देश ये सब एक ही वर्ड हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो शुद्ध वाक्य कौन सा है। मेरे कमीज में 4 बटनें हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, अटका बनिया देह उदार मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा, सी हो जाएगा, बेचारगी में कष्ट सहना। और देखिए कुछ ऐसे मुहावरे दिए गए हैं, देख लीजिए एक नज़र में। गढ़ फतह करना यानी कठिन काम करना। घाट एक करना यानी कठिन परिश्रम करना। पासा पलटना, स्थित उल्टा पड़ना। और नज़रबंद करना यानी जेल में रखना। दिल बाग बाग होना यानी अत्यधिक हर्ष होना। धाबा लगना यानी कलंकित करना। जी खट्टा होना, मन में वैराग्य उत्पन्न होना। और चहल पहल होना यानी रौनक होना। आंखें सेकना यानी दर्शन का सुख उठाना। घाट घाट का पानी पीना यानी हर प्रकार का अनुभव होना। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुर्दुल विपरीतार्थक शब्द है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। मुर्दुल मतलब कि मुलायम होता है, तो उसका कठोर ही होगा, विपरीतार्थक। और देखिए कि मुर्दुल का पर्यायवाची कोमल, मुलायम, लचीला ये होता है। मुर्दुल का अर्थ नरम, मुलायम होता है। कठोर तो जानते ही हैं कि कड़क ये सब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, ऐसा अकाल जिसमें भिक्षा भी न मिले उसे क्या बोला जाता है। तो उसे दुर्भिक्ष बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है इंग्लिश से, चूज द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द ऑब्लिगेटरी। तो इसका देखिए कि ऑब्लिगेटरी का परम आवश्यक या अनिवार्य होता है। तो उसका देखिए कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, रिक्वायर्ड हो जाएगा। और आगे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है, चूज द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड। तो एकॉर्ड का क्या हो जाएगा। तो एकॉर्ड मतलब मेल खाना, सहमत होना। और इसका देखिए कि डिसकॉर्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर,
फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल वर्ड, ही इज टू डैश टू डिसीव। तो इसका राइट आंसर आपका डी सही है, इंटेलिजेंट हो जाएगा। 13 के बाद 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि चूज द अप्रोप्रिएटेड सब्स्टिट्यूट फॉर द बोल्ड फ्रेज, नन ऑफ द गेस्ट वेयर द सिचुएटेड इन द सेरेमनी। तो इसका राइट आंसर आपका ए सही हो जाएगा, वाज सीटिंग हो जाएगा। 14 के बाद 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें देखिएगा कि पूछा जा रहा है कि फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन इसमें भरना है और दिया गया है कि आर नॉट देज स्लम्स डिग्रेसेस डैश द सिविक ऑथराइज। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो नर्मदा नदी हो जाएगा, ये आपका पश्चिम की तरफ बहता है। बाकी कावेरी, कृष्णा और गोदावरी ये सब पूर्व की तरफ बहता है। लोग देखिए कि नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है और नर्मदा नदी का उद्गम मैकाल पर्वत की अमरकंटक पहाड़ी से होता है। और देखिए कि जिसका ऊंचाई आपका 1057 मीटर होगा और यह नदी उत्तर में विंध्य पर्वत तथा दक्षिण में सतपुरा पर्वत के मध्य भ्रंश घाटी से होकर बहते हुए अरब सागर की खंबात की खाड़ी में जाके अपना मुहासा बनाता है, यानी कि उसमें अपना पानी विसर्जित करता है। नर्मदा नदी जबलपुर के भेड़घाट में धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा नदी है। और देखिए कि अरब सागर में गिरने वाली अन्य नदियाँ ताप्ती, ब्रह्मा, माही, साबरमती, पेरियार, मांडली, जुआरी ये सब हो जाएगा। भ्रंश घाटी में बहते हुए मुहासे पर डेल्टा की जगह एस्चुरीज बनाती है, तो ये आप याद रखिएगा। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तावा, बरना, बरई और दूधी, सकड़, हिरन और बरना है। देखिए कि कृष्णा नदी की लंबाई 14 से 1 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी श्रृंखला से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तुंगभद्रा एवं भीमा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। कृष्णा नदी डेल्टा बनाते हुए बंगाल के खाड़ी में गिरती है। अन्य सहायक नदियां देखिए कि कोयना है, यरला है, वरना है, पंचगंगा है, दूधगंगा, घाटप्रभा और मालप्रभा और मूसी। मूसी नदी से बार बार क्वेश्चन पूछता है, मूसी नदी पे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हैदराबाद, तो ये आप याद रखिएगा। गोदावरी नदी देखिए कि 1465 किलोमीटर है और यह नदी महाराष्ट्र में नासिक के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलता है। प्रायद्वीपीय भारत की ये सबसे बड़ी नदी है और इसे देखिए वृद्ध गंगा, दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ इंद्रावती, प्राणहिता, पूर्णा, वर्धा, मंजरा, पेनगंगा, सबरी और वेंगंगा है। कावेरी की लंबाई देखिए कि 800 किलोमीटर है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडांगू जिले के वहागिरी पहाड़ी से निकलती है और इसे दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए कावेरी नदी के मुख्य सहायक नदियों में काबनी, भवानी और अमरावती है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है, भारत के संविधान को बनाने वाले संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिएगा कि संविधान सभा का तो जून में ही हो गया था, 1946 में जून में कि संविधान सभा का ये होगा, स्थापना होगा, लेकिन उसका पहला बैठक देखिए कि आपका 9 दिसंबर 1946 को होता है। और इसमें देखिए अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। इसमें 2 दिन और जोड़ दीजिए, 11 दिसंबर और 1946 को इसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं राजेंद्र प्रसाद। 2 दिन और जोड़िएगा तो 13 दिसंबर 1946 को देखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तावना पेश किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए संविधान सभा के प्रमुख समितियां हैं और उसके अध्यक्ष, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय समिति डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल और प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के संबंधी परामर्श समिति आपका सरदार पटेल हो जाएंगे और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। और देखिए कि भारतीय संविधान का गठन का विचार 1934 में पहली बार एम.एन. राय के
में मतलब उसने रखा था, उनके द्वारा रखा गया था। तो ये याद रखिएगा। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, वही चीज़ है जो हम अभी बताए हैं, तो आप देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग 17 के बाद 18 नंबर। राज्य अपहरण नीति की शुरुआत निम्नलिखित के द्वारा की गई। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया। और देखिए कि राज्य अपहरण नीति के अनुसार अगर किसी सुरक्षा प्राप्त राज्य का शासक बिना स्वाभाविक उत्तराधिकारी के मर जाए तो उसका राज्य उसके दत्तक पुत्र को नहीं सौंपा जाएगा। डलहौजी के द्वारा शासन उसके व्यापकगत से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यापक का सिद्धांत के अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य सर्वप्रथम सतारा 1948, उसके बाद जैतपुर और संभलपुर, और उसके बाद बघाट, और 1950 में उदयपुर, और 1952 में देखिए, उसके बाद झांसी 1954 में, और नागपुर 1953 में। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति वारेन हेस्टिंग ने लेके आया था, और लॉर्ड विलियम बेटिंग भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अति तापित है। तो अति तापित कौन सा है, जो सबसे नज़दीक होगा। तो सबसे नज़दीक ग्रह बुध है, और सबसे छोटा ग्रह भी है। देखिए बुध ग्रह पर दिन अति गर्म और रातें बर्फीली होती है। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 560 डिग्री है। इसका तापमान रात में -173 डिग्री सेल्सियस और दिन में 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। देखिए कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसका देखिए कि लाल रंग दिखाई देता है आयरन ऑक्साइड के कारण। अरुण ग्रह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसका तापमान -215 डिग्री सेल्सियस है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। प्रोटीन का सबसे उच्च स्रोत कौन सा है इन चारों में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दाल। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है जो 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। सभी प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के प्रोटीन आवश्यक होते हैं, जिसमें से 9 प्रकार का संश्लेषण उसका शरीर स्वयं तथा 11 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। सोयाबीन और मूंगफली में प्रचुर मात्रा में प्रोटीन मिलता है, तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कि बैंकिंग के क्षेत्र में प्रसिद्ध CBSE सांकेतिक समूह में सी का आशय क्या है। तो सी का आशय है कोर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। देखिएगा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन CBSE का ये आपका हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा फुल फॉर्म। और देखिए यह एक बैंकिंग प्रणाली है जो ग्राहकों को किसी भी सदस्य शाखा से अपने फंड और अन्य लेन देन तक पहुंच में मदद करती है, भले ही वो अपना खाता कहीं भी रखता हो। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है। तो बिक्री कर प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। बिक्री एक उपभोग कर है जो सरकार द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री पर लगाया जाता है। निगम कर एक प्रत्यक्ष कर है जो किसी कंपनी की शुद्ध आय या कंपनी के संचालन से प्राप्त लाभ पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है जो सभी आयातित वस्तुओं और देश के बाहर निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। आबाकारी कर यानी उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में विनिर्माण की जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होती है। केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में देख लीजिएगा तो व्यक्तिगत कर हो जाएगा, निगम कर हो जाएगा, उपहार कर, आस्ति कर, व्यय कर, संपत्ति कर, पूंजी लाभ कर और लाभांश कर और ब्याज कर और प्रतिभूति व्यवहार कर। केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर देखिए तो सीमा शुल्क हो जाएगा, आयात एवं निर्यात पर लगाया जाने वाला कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और केंद्रीय बिक्री कर, सेवा कर, ये सब हो जाएगा। राज्य सरकारों के प्रत्यक्ष कर में देखिएगा कि होटल प्राप्तियों पर कर, भू राजस्व और कृषि आय पर कर, व्यवहार कर, गैर शहरी अंचल संपत्तियों पर कर और रोजगार पर कर, पथ कर, ये सब हो जाएगा। राज्य सरकार के अप्रत्यक्ष कर में देखिए कि बिक्री कर, व्यापार कर, स्टाम्प और पंजीकरण शुल्क, राज्य उत्पादन शुल्क, वाहनों पर कर और विज्ञापन पर कर और प्रवेश कर और शिक्षा उपकरण, सट्टेबाजी पर कर और डीजल पेट्रोल पर कर, ये सब आ जाएगा। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, यानी कि कब बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मी के समय में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। और इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी औसत ऊंचाई देखिए कि लगभग 13 किलोमीटर है।
ध्रुव पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर। तो ये आप याद रखिएगा। और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की प्रतिदर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस गिर जाता है। 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.4 डिग्री सेल्सियस गिरता है। और सभी मुख्य वायुमंडलीय घटनाएं जैसे बादल बनना और आंधी, तूफान, वर्षा, ये सब इसी मंडल में होता है। इस मंडल को संवहनीय मंडल कहते हैं क्योंकि संवहनीय धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती है। इस मंडल को अधो मंडल भी कहा जाता है। जैविक क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण मंडल है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्न में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? तो देखिए कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकार और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, ये सब आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए कि अमेरिका के संविधान से आपका मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायिक पुनर्लेखन, राष्ट्रपति का पद एवं महाभियोग की प्रक्रिया, विधियों के समान संरक्षण, उपराष्ट्रपति का पद, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। कनाडा के संविधान से देखिएगा तो इसमें आपका हो जाएगा संघीय ढांचा और शिष्ट शक्तियाँ। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशकता, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था और राज्यसभा में सदस्यों के मनोनयन की प्रक्रिया। ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकीकृत न्याय प्रणाली। और दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन प्रक्रिया। संविधान संशोधन प्रक्रिया 300 आर्टिकल 68 के द्वारा किया जाता है। और जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची और प्रस्तावना के भाषा लिया गया है। फ्रांस के संविधान से देखिएगा कि गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और समता और बंधुता के आदर्श। जर्मनी के देखिएगा कि इससे हो जाएगा मौलिक अधिकार के निलंबन से संबंधित प्रावधान जब आपातकाल लागू हो। पूर्व सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिया गया है। थोड़ा सा ऑप्शन के बात कर लिया जाए तो न्यायिक समीक्षा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी न्यायालय, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी न्यायालय है, अगर उसको लगता है कि जो हम डिसीजन दिए हैं उसको फिर से समीक्षा करना चाहिए तो वो कर सकता है और उसे पलट भी सकता है। तो ये आप याद रखिएगा। मौलिक अधिकार तो आप जानते ही हैं, मौलिक अधिकार किसी भी देश के संविधान के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिया जाता है तो उसी को मौलिक अधिकार बोला जाता है। और देखिए कि मौलिक अधिकार आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, ये तो आप समझिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो इसे बोला जाता है आपका गुप्त काल को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त थे, जो 240 से 280 ईस्वी के आसपास में ये इनका जीवन काल है। गुप्त वंश का सबसे प्रथम महान सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे और इसने इलाहाबाद अभिलेख की रचना की थी। तो ये भी याद रखिएगा। इलाहाबाद का तो अब नाम बदल गया है, प्रयागराज हो गया है, तो अब प्रयागराज अभिलेख पूछेगा। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलवाए, तो ये याद रखिएगा। अकबर के काल में को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने टाका अथवा रुपये से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। देखिएगा कि शेरशाह सूरी टाका अथवा रुपये से अनिभित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था। चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेरशाह ने ही जारी किया था। चांदी के रुपये तांबे का दाम, और देखिएगा कि इनका अनुपात था 1/64, यानी चांदी महंगा था बहुत ज़्यादा। शेरशाह के समय तांबे के अन्य सिक्के थे, जिसमें आप देखिएगा कि कौन आ जाएगा, तो अघोला, पावला और दमड़ी और जीतल आ जाएगा। शेरशाह सूरी द्वारा लड़ा गया युद्ध चौसा का युद्ध है, जो आप देखिएगा कि 1539 में लड़ा जाता है। और कनौज और बिलग्राम का युद्ध 1540 में। दोनों युद्ध में हुमायूं की पराजय हुआ था। काबुलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने ही शुरू किया था। डाक प्रथा का प्रचलन एवं ग्रांड ट्रंक रोड का
मरम्मत शेरशाह सूरी के द्वारा ही कराया गया था। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आप देखिएगा कि आपका 180 डिग्री पूर्वोत्तर देशांतर हो जाएगा। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है क्योंकि इस रेखा के दोनों ओर तिथियों में एक दिन का अंतर होता है। और देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आर्कटिक सागर, चुस्की सागर, बेरिंग्स स्ट्रेट और प्रशांत महासागर से गुजरता है। देखिए ग्रीनविच यमनेतर यानी 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनलैंड और नॉर्वेजियन सागर और ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माली, बुर्किना फासो, घाना और दक्षिणी अटलांटिका समुद्र से ये गुजरता है। तो ये याद रखिएगा। विषुवत रेखा पृथ्वी की मध्य सतह से होकर गुजरने वाली वह अक्षांश रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बराबर दूरी पर होती है। तो यह शून्य अक्षांश रेखा है। विषुवत रेखा के उत्तरी ध्रुव, थोड़ा सा इसके बारे में हम समझा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये हम लोग का अपना पृथ्वी हो गया, अब बीच में से एक रेखा खींचा गया है तो इसे 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश के नाम से जाना जाता है, भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है और इसी को विषुवत रेखा के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या कर रहा है, तो पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांट दे रहा है। ये आपका उत्तरी पृथ्वी हो गया और ये आपका दक्षिणी पृथ्वी हो गया। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। स्पेन जो है ये नहीं होगा। देखिए कि इसमें 5 देश है लोग, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन हो जाएगा लोग। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। तो देखिए कि हर साल 24 अक्टूबर को यूएन दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या 193 है और अंतिम दक्षिण सूडान को जोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है जिसमें देखिए महासभा, सुरक्षा परिषद और उसके बाद आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र का संगठक नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं होगा। तो ये आप याद रखिएगा। और देखिएगा कि नवरत्न दर्जा प्राप्त कंपनियां, तो ये हम लोग डाटा नया देखा जाएगा क्योंकि इसमें नया डाटा में जुड़ा है, तो ये देखा जाएगा करंट अफेयर में। नवरत्न और महारत्न में भी कंपनियां बहुत सारा जुड़ा हुआ है, तो करंट अफेयर में देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें देखेंगे लोग कहीं भूल चूक से 1-2 कंपनी अगर बदला हो तो फिर वही याद हो जाएगा, तो फिर एग्ज़ाम में दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो करंट में ही देख के जाइए। कोई भी करंट अफेयर का बुक निकालिएगा तो उसमें ये दिया ही रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 40 हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही है 30 का। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए तो अनुच्छेद 40 राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंधित है। यह संविधान के भाग 4 यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है जो गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित है। अनुच्छेद 32 देखिए तो ये मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के समुचित कार्रवाइयों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान करता है और इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय होते हैं सुप्रीम कोर्ट, उनको 5 तरह के समादेश यानी रीट जारी करने का अधिकार की शक्ति प्रदान करता है। इसमें देखिए बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, प्रतिषेध लेख और उत्प्रेरण अधिकार परीक्षा हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन संगठन से संबंधित है। अनुच्छेद 48 के क में देखिए कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन वन एवं वन जीवों की रक्षा से है। अनुच्छेद 78 में देखिएगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच के संवाद की कड़ी है। तो ये आप याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है? तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, विंबलडन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। देखिएगा कि
ऑस्ट्रेलिया ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। थोड़ा सा इसके बारे में देखा जाए, ये फ्रेंच ओपन मिट्टी पर खेली जाती है, तो ये याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया ओपन जनवरी मेलबर्न में 1905 में पहली बार खेला गया था। फ्रेंच ओपन देखिएगा रोलैंड गैरस 1891 में, और विलियमडन्स ओपन देखिएगा कि लंदन में 1877, और यूएस ओपन 1881 में। ये क्वेश्चन अभी तक तो नहीं आया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। आर्कियोपेलागो का आशय क्या है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, द्वीप हो जाएगा। देखिए कि जब किसी महासागर के बीचों बीच छोटे छोटे द्वीप का एक समूह मिलकर एक क्षेत्र का निर्माण करता है, इस क्षेत्र को सामूहिक रूप से आर्कियोपेलागो बोला जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। धरातल का विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा होता है, ऊर्जा हम पढ़ दिए, ऊंचा होता है, जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट होता है, पठार कहलाता है। पर्वत पृथ्वी के भू स्तर पर प्राकृतिक रूप से ऊंचा उठा हुआ हिस्सा होता है, जो ज़्यादातर आकस्मिक तरीकों से उभरा हुआ होता है और पहाड़ी से बड़ा होता है। तो ये याद रखिएगा। जल का वह स्थिर भाग जो चारों तरफ से स्थल खंडों से घिरा हो, उसे झील कहा जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आप बताइए कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील पूरे विश्व में कौन सा है? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे लोग 33 नंबर। मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो इसे बोला जाता है मृदा अपरदन। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिएगा कि जल और वायु के प्रकोप से कई बार भूमि की ऊपरी सतह पानी के साथ बह जाती है और वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो भूमि का इस प्रकार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम अपक्षय की प्रक्रिया से शुरू होती है, और देखिएगा कि अपरदनात्मक विधि द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। लोएस मिट्टी देखिएगा कि ये हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है। उसके बाद देखिए रेगिस्तानी मैदान वर्षा के कारण बनी नदियों के बहने के फलस्वरूप इसका निर्माण होता है। और देखिए कि ग्लेशियर मैदान, तो ये आपका हिम के जमाव द्वारा निर्मित दलदली मैदान जहाँ केवल वन ही पाए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा। और चौथा नंबर हो जाएगा कास्ट मैदान, चूने पत्थर की चट्टानों से घुलने से निर्मित मैदान होगा। पांचवा हो जाएगा प्राय मैदान, समुद्र तल के निकट स्थिर मैदान जिसका निर्माण नदियों के अपरदन के फलस्वरूप होता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, भूमि सुधार के अंतर्गत कौन नहीं आता है? तो भूमि सुधार के अंतर्गत देखिएगा कि आपका बिचौलिए का उन्मूलन, ये तो सही है। जूतों की चकबंदी, ये तीनों सही है, लेकिन ये नहीं आएगा। किसानों को घर बनाने के लिए ऋण देना, तो ऑप्शन नंबर आपका 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी पे किनारे स्थित है यानी बसा हुआ है? तो आपका टाइग्रिस नदी होना चाहिए। तो थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। ठीक है, बी नंबर दिया गया है, तो राइट आंसर आपका बी टाइग्रिस हो जाएगा। और इसके बारे में देखा जाए कि कौन सा शहर किस नदी पे बसा है। टोक्यो देखिएगा कि अराकावा नदी, बगदाद यानी इराक देखिएगा इराक की राजधानी है, टाइग्रिस हो जाएगा। काहिरा आसमान देखिएगा नील नदी, और लंदन देखिए टेम्स नदी। यांगून यानी कि म्यांमार की राजधानी है, इरावदी नदी हो जाएगा। रोम देखिए इटली की राजधानी है, ये टाइबर हो जाएगा। कीव यानी यूक्रेन की राजधानी है, निपर हो जाएगा। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये तो अभी इसमें अभी न्यूज में बना हुआ है, रसिया और इसके साथ युद्ध होने के कारण। देखिएगा कि बेलग्रेड और बुडापेस्ट ये हंगरी में है और डेन्यू नदी पे है। बोन जर्मनी में है राइन नदी पे। पेरिस सीन नदी पे। ब्यूस आयर लापाटा और सिडनी आपका डार्लिंग नदी पे है। न्यूयॉर्क हडसन नदी पे है। 36 नंबर देखिए कि कालिदास के द्वारा किस शासक के समकालीन थे? तो कालिदास किस शासक के समकालीन थे? तो इसका राइट आंसर आपका डी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में थे। देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, या 9 रत्न कहिए, तो इसे 9 रत्न बोला जाता था। देखिए कि कालिदास, धनवर्तनी, छपनक और ये ज्योतिष के विद्वान थे। अमर सिंह जो कोषाकार थे, और शंकु वस्तुकार, बेलाभट्ट और घट पर वरामहिर ये आप देखिए खगोल वैज्ञानिक,
और वरुचि ये सभी महान थे, तो ये आप याद रखिएगा। कनिष्क के समकालीन थे चरक, जो चरक संहिता लिखे हैं, वसुमित्र, महाभिभाष सूत्र लिखा गया है इनके द्वारा, अश्वघोष, बुद्धचरित, और पार्श्व, महाचेत्र, संरक्षण और नागार्जुन, ये सब इनके दरबार में रहते थे, तो ये आप याद रखिएगा। हरिसेन देखिएगा कि प्रयाग प्रस्थस्थ गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, तो ये आप याद रखिएगा। और कालिदास द्वारा रचित प्रमुख रचना रघुवंशम, कुमार संभवन, मेघदूत, ऋतु संहार, अभिज्ञान, शकुंतलम है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? तो ये आपका सी हो जाएगा, नेपच्यून हो जाएगा, यानी कि वरुण हो जाएगा। तो अगर देखा जाए थोड़ा सा हम आपको समझाएं, तो मान लीजिए कि ये आपका सूर्य हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सूर्य से सबसे नज़दीक में बुध ग्रह आता है, और बुध के बाद आपका शुक्र ग्रह आता है, और शुक्र के बाद अपना पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह आता है, और मंगल के ग्रह के बाद देखिए बहुत सारा सूक्ष्म ग्रह है, यह सूक्ष्म ये एस्ट्रॉयड है, क्षुद्र ग्रह। उसके बाद देखिए कि इसके बाद आता है आपका बृहस्पति, तो ये मान लीजिए कि ये आपका बृहस्पति हो गया, सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति के बाद शनि ग्रह आता है, शनि के बाद आपका अरुण आता है, अरुण के बाद वरुण आता है, तो ये आप थोड़ा सा याद रखिएगा। तो देखिए जो बुध है सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है, और अपने अक्ष पे भी सबसे कम समय में ये घूर्णन करता है। तो यहाँ पे देखिए तापांतर सबसे ज़्यादा होता है, और सबसे छोटा ग्रह है, ये भी याद रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है, तो इन दोनों का कोई उपग्रह नहीं है, ये भी आप याद रखिएगा। शुक्र ग्रह से अगर बात किया जाए तो ये पृथ्वी पर देखे जाने वाले सबसे चमकीला ग्रह में से एक है, ये सबसे चमकीला है। सुबह का तारा यानी कि भोर का तारा और शाम का तारा इसे बोला जाता है, क्योंकि सुबह में ये पूर्व दिशा में और शाम में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। शुक्र देखिए, शुक्र को पृथ्वी के भगनी के नाम से भी जाना जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद देखिए कि पृथ्वी तो जानते ही हैं कि एकमात्र जिस पे जीवन की संभावना है। और उसके बाद देखिए कि मंगल ग्रह, इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये लाल दिखाई देता है। जब आसमान में देखिए रात में तो एक लाल ग्रह दिखाई देता है लौह ऑक्साइड के कारण, तो ये आप याद रखिएगा। और ये आपका बृहस्पति ग्रह हो गया। तो बृहस्पति ग्रह से बेसिक क्या पूछेगा, ये सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये आप याद रखिएगा। और उसके बाद देखिएगा कि ये सबसे बड़ा ग्रह होने के साथ साथ मंगल और बृहस्पति के बीच में, इन दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह बहुत सारा है, जो कि इस दोनों को डिवाइड करता है। उसके बाद देखिए शनि ग्रह, शनि ग्रह से क्या क्वेश्चन आएगा, ये सबसे कम घनत्व वाला ये ग्रह है। और सबसे ज़्यादा घनत्व, औसत घनत्व वाला कौन सा है, तो पृथ्वी है, तो ये याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि समुद्र पे रख दिया जाए तो ऊपर तैरेगा, तो ये आपका शनि है। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है करंट अफेयर में, कि शनि ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है 289, तो ये याद रखिएगा। अब बढ़ा भी होगा। और उसके बाद अरुण, तो अरुण देखिए सेकेंड लास्ट ग्रह है दूर के हिसाब से। उसके बाद वरुण है, तो ये आप याद रखिए, सबसे अंतिम में वरुण आता है। तो वरुण ग्रह देखिए कि सबसे अंतिम में आने के कारण, तो सभी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करता है लोग, जितना ग्रह है सब सूर्य से, तो ये सबसे दूरी में है, इसीलिए सबसे ठंडा है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए यही सब आपका इसमें दिया गया है, तो इसे पढ़िए या मत पढ़िए, जितना हम बताए हैं उतना आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रहों का पथ क्या होता है, तो ये होता है आपका दीर्घ वृत्ति, ये होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए कि ग्रह एक खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है। ग्रह के अपने पास अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है। और देखिए कि हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा लेती है, इसके चारों ओर परिक्रमा करती है। ग्रहों को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो ये याद रखिएगा। आंतरिक ग्रह जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल,
बाह्य ग्रह में देखिए कि बृहस्पति, शनि और वरुण, और ये वरुण हो जाएगा। जो क्षुद्र ग्रह विभाजित करता है तो उसके बाद का जो है बाह्य ग्रह में आ जाएगा, उसके अंदर का पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह में आ जाएगा। चलिए 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखिए। इसमें पूछा जा रहा है मौर्य वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था। तो देखिए कि मौर्य वंश का अंतिम शासक आपका बृहद्रथ हो जाएगा। और थोड़ा सा मौर्य वंश के बारे में बात किया जाए तो मौर्य वंश का अगर संस्थापक का बात किया जाए तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और देखिए कि इसका जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। 322 ईसा पूर्व देखिए कि नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद की हत्या करके इसने मौर्य वंश की स्थापना किया था। और मौर्य वंश इसका नाम रखने का कारण था क्योंकि अपने माता के नाम पे ही ये वंश चला था। इसके माता का नाम मौर्य था तो उसी के नाम पे मौर्य रखा गया है, तो ये याद रखिएगा। और चाणक्य के साथ मिलके नंद वंश का उखाड़ के फेंकने का ये कार्य किया था। देखिए कि इसके समकालीन जब आपसे क्वेश्चन पूछे सिकंदर जब आया था तो कौन सा शासक मगध में था, तो ये धनानंद नहीं था, नंद वंश उस समय था, तो ये आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त देखिए कि इसकी मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला एक पहाड़ है जो कर्नाटक में है, उपवास के दौरान संथारा विधि। देखिए कि एक जैन धर्म में एक विधि है जिसे संथारा या संथारा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि अब मेरा जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है, अब अपना शरीर त्याग देना चाहिए, तो वो क्या करता है कि अपना शरीर लेके एक जहाँ पे कोई भी ना हो वहाँ पे चला जाता है जंगल में, और धीरे धीरे खाना पीना सभी छोड़ देता है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो शरीर रहता है धीरे धीरे सलना गलना स्टार्ट हो जाता है और एक समय के बाद मृत्यु आ जाता है, तो उसी को संथारा विधि बोला जाता है। और आगे देखिए कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था इसका बेटा, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठता है। इसे अमित घात के नाम से यानी शत्रु विनाशक के नाम से भी जाना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीर्षेन कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी होता है अशोक, जो महान शासक इतिहास में कहलाया। 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जो मन रहता है परिवर्तन हो जाता है, तो ये तो हम लोग देखते ही हैं लोग। राजगद्दी पे बैठने के समय अशोक अवंती का राज्यपाल था, तो ये याद रखिएगा। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। और देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित शुंग के द्वारा 185 ईसा पूर्व में किया जाता है। उसके बाद शुंग वंश की स्थापना किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। संयुक्त राष्ट्र संघ ने सबके लिए शिक्षा का लक्ष्य कब तक के लिए घोषित किया है, तो 2015 तक। ये डेटा काफ़ी पुराना है तो ये कोई काम का नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है 41 नंबर। द सी ऑफ ट्रेबिलिटी कहाँ अवस्थित है, तो ये देखिए कि आपका चंद्रमा पे अवस्थित है, तो ये याद रखिएगा। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेनोलॉजी कहलाता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेनोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को शांत सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित लिबनिट्स पर्वत चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। देखिए कि सूर्य किरण को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 8 मिनट। और देखिए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है, जो कि देखिए अगर सेकेंड में बदलेंगे लोग तो 500 सेकेंड के आसपास हो जाएगा। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोना बारियासिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑसेस्ट्रिस बोला जाता है। सूर्य के धब्बे यानी चलते हुए गैस के खोल का तापमान देखिए कि ये लगभग 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और तत्व जो होता है 2.5% होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग पूर्व बोला जाता है और उसका तापमान देखिए 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान आपका 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य के प्रदीप्ति सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है और सूर्य के जो क्षेत्र प्रकाश मंडल नहीं होते उसे वर्ण मंडल कहा जाता है, जो लाल रंग का होता है। सूर्य ग्रह
ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहा जाता है। एक्स-रे उत्सर्जित करता है ये, तो ये याद रखेगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य तारों के जिस परिवार से संबंधित है उसे कहा जाता है, तो उसे देखिएगा सुपर नोवा बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि ओलंपिक खेलों में भारत द्वारा हॉकी का पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता गया था, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1928। देखिए कि 1928, 1932, 1936 लगातार 3 जीता गया था वर्ल्ड कप, तो ये आप याद रख सकते हैं। ओलंपिक में जीता गया था, सॉरी वर्ल्ड कप हो रहे हैं। और आगे क्वेश्चन देखिएगा, ये आप देखिए कि उतना डाटा ये नहीं है। चलिए इसके बाद देखिए 45 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन से भी संबंधित है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, बीबी गिरी हो जाएंगे। देखिए कि एन संजीव रेड्डी द्वारा 6वें राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हैं और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे, तो ये आप याद रखिएगा। स्वतंत्रता के उपरांत जन्म लेने वाले भारत की पहली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो 20 जून 1958 को जन्म ली थी उड़ीसा में। बीबी गिरी मोहम्मद हिमायतुल्लाह और डीबी जती कार्यवाहक राष्ट्रपति रह चुके हैं। आर.के. नारायण भारत के 10वें राष्ट्रपति और 9वें उपराष्ट्रपति थे, तो ये याद रखिएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी सही है। और देखिए कि पड़ोसी देशों के साथ उसके सीमा के बारे में दिया गया है, तो सबसे ज़्यादा सीमा बांग्लादेश के साथ लगता है, 4096.7 किलोमीटर की लंबाई है। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। देखिए कि चीन जो है इसका सीमा लगता है 3488 और ये भी 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख हो जाएगा। पाकिस्तान देखिए कि 3323 ये सीमा बनाता है और 5 राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख हो जाएगा। नेपाल देखिएगा कि 1751 किलोमीटर का बनाता है, इसमें भी 5 राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। म्यांमार देखिएगा कि 1643 इसका किलोमीटर सीमा है, 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम हो जाएगा। भूटान देखिएगा कि 669 और 4 राज्यों के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और देखिए अफगानिस्तान 1 राज्य के साथ सीमा लगाता है, वो भी केंद्र शासित है, लद्दाख, और इसका सीमा 106 किलोमीटर का है। डुरंड रेखा नाम है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 47 नंबर है, मैंग्रोव वन किसे कहा जाता है, तो मैंग्रोव वन देखिए कि लवण कच्छ का एक प्राकृतिक वन है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए मैंग्रोव वन के पौधे में ऐसे भी जड़ें पाई जाती है जिनका विकास गुरुत्वाकर्षण के विपरीत होता है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर के साइड में होता है, नीचे के साइड में नहीं होता है। इसका कारण रहता है कि अगर पूरा पानी से लग जाए जड़, तो जड़ खराब हो जाएगा, तो वो वृक्ष भी खत्म हो जाएगा। देखिए कि ज्वारीय वनों को कक्ष वनस्पति, अनुपवन और वेलांचल वन तथा मैंग्रोव वन भी कहा जाता है। सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाले राज्य देखिए कि पश्चिम बंगाल हो जाएगा 42.3%, गुजरात हो जाएगा 23.54% और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा 12.3%। 48 नंबर क्वेश्चन है, PSLV शब्द एक्रोनिक का तात्पर्य है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हो जाएगा। और देखिएगा कि GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बोला जाता है, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 39 नंबर क्वेश्चन है, विविध स्थान भीति एगोराफोबिया किसे कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी सही है, खुले स्थान का डर। निम्रित स्थान भीति खुले स्थान का डर है, मकड़ी के डर को बोला जाता है आर्कनोफोबिया। अंधेरे से डरने वाले व्यक्ति को बोला जाता है नाइटोफोबिया, तो देखिए ऊंचाइयों से डरने वाले को एक्रोफोबिया बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 50 नंबर, सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक मेघनाथ साहा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है, खगोलीय। देखिए कि भौतिक एस्ट्रोफिजिक्स के उनकी जानकारी ज़्यादा है। और आगे क्वेश्चन है 51 नंबर, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये तो आपका यांगसी कियांग होना चाहिए, यानी कि यही होना चाहिए बी नंबर,
यांगसी क्यांग, तो एक बार देख लिया जाए 51 का राइट आंसर। चलिए बी सही है। देखिए कि एशिया का सबसे लंबी यांगसी नदी है। यांगसी क्यांग नदी के मुहानों पर समुद्री पीला सागर कहलाता है। विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जो मिस्र में है मुहासा उसका। अफ्रीका में पड़ेगा। कांगो नदी क्यूनुल पर्वत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील से निकलती है। विश्व की सबसे बड़ी नदी चौड़ाई और बहाव की दृष्टि से देखा जाए तो अमेजन हो जाएगा, जो दक्षिण अफ्रीका में प्रवाहित होता है ब्राज़ील में। विश्व की सबसे छोटी नदी तो रू नदी है, जो अमेरिका में है। 52 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाए 5 सितंबर को। देखिए 5 सितंबर को राधा कृष्णन की याद में मनाया जाता है, उनके योग्यता के लिए। 2 अक्टूबर को देखिए कि लाल बहादुर शास्त्री जयंती और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसक दिवस मनाया जाता है। इसी दिन महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस और बाल दिवस। बाल दिवस देखिए कि आपका जवाहरलाल नेहरू की याद में मनाया जाता है। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस। 1 दिसंबर को एड्स दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस और 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस। तो ये आप याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में किस देश का लिखित संविधान सबसे विस्तृत है? तो अपना भारत हो जाएगा। भारतीय संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन चला था। लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस की देन है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1787 में अमेरिका में लागू किया गया था। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, किन 2 तिथियों को दिन और रात बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका बी सही हो जाएगा। 21 मार्च और 23 सितंबर को। देखिए कि 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इसे शरद विषु और वसंत विषु कहते हैं, तो ये याद रखिएगा। मकर संक्रांति देखिए कि 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। कर्क संक्रांति देखिए कि 21 जून को होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, इसे कर्क संक्रांति के नाम से जाना जाता है और इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा। विषु देखिए कि जब यह पृथ्वी का वह स्थिति है जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है और सर्वत्र दिन रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर है, भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो ये कोलकाता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक कार्यालय है। 1956 में अपनी स्थापना के बाद से यह संगठन विषयगत मानचित्र सेवाओं में अग्रणी रहा है। नाटमो भारत की एकमात्र एजेंसी है जो विभिन्न विषयगत नक्शों और एटलस की आवश्यकताओं को पूरा करती है। इसके अलावा देखिए कि नाटमो दुनिया का सबसे बड़ा मानचित्र संगठन है। भारतीय तिलहन अनुसंधान हैदराबाद में है। केंद्रीय मिट्टी एवं जल संरक्षण अनुसंधान देहरादून। भारतीय मौसम प्रयोगशाला पुणे में है। और देखिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान ये आपका नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली हो जाएगा। कापरा अनुसंधान अहमदाबाद। भारतीय पुरातत्व संस्थान कोलकाता। और देखिए कि केंद्रीय खनन अनुसंधान धनबाद में। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून में है। अगला क्वेश्चन है 56 नंबर, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आपका आगरा में है, तो ये याद रखिएगा। और ये देखिए कि मुमताज़ महल के याद में शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था, तो ये आप याद रखिएगा। 1631 से लेकर 53 के बीच में बनवाया गया था, तो ये याद रखना है। और वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर के रूप में इसे नामित किया गया है, तो ये तो आपको पता ही होगा। और देखिए उस्ताद अहमद लाहौरी इसकी डिज़ाइन तैयार किए थे और उस्ताद ईसा खां के निर्देश में 22 साल काम चला था। श्वेत संगमरमर से निर्मित इस इमारत में पीटाधुरी शैली से सुंदर सजावट का काम किया गया है। ताजमहल कई इमारतों से प्रेरित था, तो यहाँ देखिए कि डिज़ाइन और चारबाग शैली में यह हुमायूं के मकबरे से। तो ये सब आप थोड़ा सा देखिए कि आउटडेटेड मतलब ये है डाटा, यहाँ से क्वेश्चन कम आता है जो नीचे दिए गए हैं। और यहाँ पे देखना है कि कौन कहाँ पे है, तो देखिए कि काबुली बाग स्थित है मस्जिद पानीपत में, ये बाबर के द्वारा बनाया गया था। संभल मस्जिद रुहेलखंड बाबर के द्वारा। दिन पनाह भवन दिल्ली में हुमायूं के द्वारा। पुराना किला दिल्ली में शेरशाह के द्वारा।
शेरशाह का मकबरा सासाराम शेरशाह के द्वारा। खास महल देखिए फतेहपुर सीकरी में अकबर के द्वारा। पंचमहल आपका फतेहपुर सीकरी अकबर। और देखिए कि मच्छी भवन, शीश महल, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ये आपका आगरा में हो जाएगा शाहजहाँ के द्वारा। मोती महल, हीरा महल, रंग महल शाहजहाँ बनाया था और ये आपका दिल्ली में। मोती मस्जिद देखिए कि लाल किले के अंदर है जो दिल्ली में है, औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्य संपादन को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रारंभ किया था? तो लॉर्ड मैकाले हो जाएगा, तो ये आप याद रखिएगा। और देखिए मैकाले एक्ट 1835 में आया था, सॉरी। लॉर्ड विलियम बेटिंग देखिए कि 1828 से लेकर 35 तक भारत में रहा था और मैकाले के अनुशंसा पे अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाया गया था, तो ये तो हम लोग जानते ही हैं। 1833 के चार्टर एक्ट बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाता है। इस प्रकार पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेटिंग बना। और देखिए कि सती प्रथा के अंत करने में भी इसका महत्वपूर्ण हाथ था, तो ये आप याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेटिंग ने 1829 में सती प्रथा खत्म किया। लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देख लीजिए कि इसके समय में महत्वपूर्ण घटना प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जिसमें अंग्रेजों का विजय हुआ। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर भारतीय प्रशासन नियंत्रण सीधा ब्रिटिश ताज के अंतर्गत चला गया? तो ये 1858 हो जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद ये ऐसा करना पड़ा था, तो ये आप याद रखिएगा। वही सब ये सब दिया गया है। चलिए अगला 59 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाने चाहिए? तो देखिए कि ये 14 दिन का समय दिया जाता है। धन विधेयक पे देखिएगा कि आपका लोकसभा का वर्चस्व है। धन विधेयक राज्य पुनर्गठन स्थापित नहीं किया जाएगा, ये 109 आर्टिकल में बोला गया है, तो ये तो वही चीज़ है। धन विधेयक देखिएगा कि 110 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। धन विधेयक अगर देखिएगा कि लोकसभा में पारित नहीं होता है तो सरकार गिर जाता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 60 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। 60 का राइट आंसर आपका सी सही है, बास्केटबॉल हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है और बास्केटबॉल से संबंधित खेल शब्दावली है, तो एक बार आप पढ़ लीजिए। और बेसबॉल से संबंधित खेल शब्दावली, तो खेल शब्द से क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना एक बार में तो याद होगा नहीं, तो इसे बार बार 2-3 बार पढ़िएगा। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन है, मानक तापमान और दाब पर किस द्रव की मात्रा प्रति इकाई आयतन कहलाता है? तो इसका राइट आंसर बी सही है, द्रव्यमान घनत्व हो जाएगा। देखिए कि घनत्व का मतलब क्या होता है कि द्रव्यमान बटा आयतन, और घनत्व का सही मात्रक kgm³ है, और त्रिविमीय स्थान की मात्रा की माप को आयतन कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, गिरती हुई जल की बूंदें गोल बन जाती है, जिसका कारण जल का निम्नलिखित गुण होता है? तो ये आपका कारण होता है, जब आसमान से बारिश गिरता है तो गोल बूंद होता है पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन क्या होता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ में कम से कम क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है, इसके कारण इसका पृष्ठ सदैव तनाव की स्थिति में रहता है, इसे ही पृष्ठ तनाव कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव वह बल है जो द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई के लंबवत रेखा के लंबवत कार्य करता है। यदि रेखा की लंबाई L है तो F पर कार्य किया गया होगा, तो T बराबर F/L हो जाएगा। पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक देखिए कि आपका न्यूटन मीटर हो जाएगा। पृष्ठ देखिए कि द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल में एकांकी वृद्धि करने के लिए किया गया कार्य द्रव के पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। इसके अनुसार पृष्ठ तनाव का मात्रक जूल मीटर स्क्वायर हो जाएगा। द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम होता है और ताप घटाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। केशिकत्व उदाहरण है, लालटेन और लैंप की बत्ती में केशिकत्व के कारण ही तेल ऊपर जाता है। केशिकत्व की क्रिया के कारण ही कॉफ़ी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाती है, तो ये आप याद रखिएगा। संपीड्यता देखिएगा कि संपीड्यता पदार्थों के कणों के बीच रिक्त स्थान होते हैं, वह बाहरी दबाव के कारण निकट आ जाते हैं। पदार्थ के गुण को संपीड्यता कहते हैं। द्रव और गैस संपीड्यता है। गैस सबसे अधिक संपीडित की जाती है,
सॉलिड की संपीड़ितता नगण्य होते हैं क्योंकि इसका आकार निश्चित होता है। इस गुण के कारण आयतन की गैस को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में जमा किया जा सकता है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे देखिएगा कि इसमें दिया गया है यथार्थ दाब निम्नलिखित के बराबर होता है, तो ये आपका हो जाएगा गेज दाब बराबर वायुमंडलीय दाब को यथार्थ दाब बोला जाता है। और देखिए कि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर में मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब का सही मात्रक बार है। एक बार बराबर 10 पर पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64 नंबर है। किसी जल निगमन पृष्ठ पर परिणामी बल जिस बिंदु पर कार्य करता है क्या कहलाता है? तो उत्प्लावन बल बोला जाता है। देखिएगा उत्प्लावन बल डूबी हुई पिंड के आयतन और द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। पिंड जब द्रव में पूर्णतः डूब जाता है तो उत्प्लावन बल का मान अधिक हो जाता है। उत्प्लावन बल का मान ठोस वस्तु की प्राकृतिक एवं भार पर निर्भर नहीं करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत देखिए कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या आंशिक रूप से डूबी जाती है तो उसके भार में कमी आभास होता है। भार में यह आभासी वस्तु द्रव हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। प्लॉक का नियम देखिए कि संतुलित अवस्था में तैरने पर वस्तु अपने भार के बराबर द्रव विस्थापित करता है। घनत्व बराबर आयतन बटा द्रव्यमान बटा आयतन हो जाएगा। इसका सही मात्रक kg/m-3 हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व का देखिए कि ये आपका वृष्ट का वस्तु का घनत्व और 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का घनत्व। जल का महत्तम घनत्व देखिएगा कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है और फ़ारेनहाइट देखिए 39.2 हो जाएगा। अपेक्षित घनत्व को हाइड्रोमीटर में मापा जाता है, तो ये सब तो आपको पता ही होगा। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। उत्प्लावकता का निम्नलिखित पर निर्भर करता है, तो ये आपका निर्भर करता है विस्थापन द्रव का भार। देखिए कि उत्प्लावकता का नियम आर्किमिडीज द्वारा खोजा गया था। उत्प्लावकता वह बल है जो वस्तुओं को तैरने का कारण बनाता है। यह एक वस्तु पर लगाया गया बल है जो आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से एक तरल पदार्थ में डूबा होता है। स्थैतिक द्रव में डूबे किसी वस्तु के विपरीत पक्षों पर दबाव क्रिया में अंतर के कारण बनापन होता है, इसे उत्प्लावन बल कहा जाता है। उत्प्लावन बल की इकाई न्यूटन है, तो ये याद रखिएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है। नियत आयतन पर गैस की इकाई के द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा कहलाती है, तो इसे बोला जाता है नियत आयतन विशिष्ट ऊष्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का मतलब क्या होता है कि किसी पदार्थ के विशिष्ट ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस समय के एकांकी द्रव्यमान में एकांकी ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। प्राय इसे C द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो C से इसे व्यक्त किया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए कि विशिष्ट ऊष्मा का सही मात्रक जूल किलोग्राम है और केल्विन -1 हो जाएगा, तो ये याद रखिएगा। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अतः जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता अन्य पदार्थों की तुलना में सबसे अधिक है। देखिए कि 1 ग्राम जल का तापमान या ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 किलो कैलोरी बराबर 4186 जूल होता है और 1000 कैलोरी होता है, तो ये आप याद रखिएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है। देखिए कि क्वेश्चन है सुरक्षा बल्ब का कार्य है, तो सुरक्षा बल्ब का क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालक दाब से अधिक हो तब भाप बाहर निकलता है, तो ये आपका इसका कार्य है, तो ये याद रखिएगा। और देखिए सुरक्षा बल्ब का कार्य बॉयलर के भीतर भाप का दाब जब कार्यचालन दाब से अधिक हो तब भाप को बाहर निकालता है। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विरूपण अस्थायी तौर पर रह जाता है क्या कहलाता है? तो इसे सुघटता बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिएगा कि धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को आघातवर्धन कहा जाता है। सबसे ज़्यादा आघातवर्धन कौन सा है? तो आपका सोना हो जाएगा। धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को तन्यता बोला जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने में 2 किलोमीटर लंबी तार बनाया जा सकता है। उदाहरण में एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी ये सब आ जाएगा। किसी पदार्थ को प्रतिबलित करने पर तानने, दबाने, मोड़ने, पीटने आदि पर यदि विकृति होने, तनने, सिकुड़ने, मुड़ने और फैलने आदि के बजाय टूट जाए तो पदार्थ के इस गुण को भंगुरता बोला जाता है।
69 नंबर क्वेश्चन है, चालक का प्रतिरोध होता है। तो चालक का प्रतिरोध आप देखिएगा कि इसकी लंबाई के समान अनुपाती, अनुप्रस्थ परिच्छेदी क्षेत्रफल के व्युत अनुपाती, पदार्थ की प्रतिरोधकता के समान अनुपाती। उपयुक्त डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। तो ये आप याद रखिएगा। इसका देखिए कि प्रतिरोध का ये सही मात्रक आपका ओम होता है और ओम का सिंबल ये है, तो ये देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित की कार्य प्रणाली में पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए कि पीजो इलेक्ट्रिक का उपयोग सेंसर, एक्चुएटर और ऊर्जा संचयन उपकरण में किया जाता है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें कुछ सामग्री यांत्रिक तनाव या दाब की प्रक्रिया में विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। पीजो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज 1880 में जैक्स और पियरे क्यूरी के द्वारा किया गया था। इसका प्रयोग सेंसर, एक्चुएटर, ऊर्जा उपचयन संचयन उपकरण, ध्वनि का उत्पादन और पता लगाने वाले उच्च वोल्टेज उत्पन्न करने वाले इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति उत्पादन, माइक्रो बैलेंस में किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक को जब दो भागों में तोड़ा जाता है तब क्या होता है। तब इसमें देखिए प्रत्येक भाग में एक दक्षिणी ध्रुव और एक उत्तरी ध्रुव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए चुंबक के दो ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को चुंबकीय अक्ष कहा जाता है। चुंबक के समान ध्रुव में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाती हुई दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती है और चुंबक के अंदर से होती हुई पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती है। देखिए कि दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय क्षेत्र जहां प्रबल होता है वहां बल रेखाएं पास पास होती हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं परस्पर समानांतर बराबर बराबर दूरी पर होती है। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है और मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री कोण बनाती है। 72 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में निम्नलिखित मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो धारा मापने के लिए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण है, तो एक नज़र में देखा जाए अमीटर जो है यह विद्युत धारा की तीव्रता मापने में काम आता है। बैरोमीटर वायु दाब मापता है। हाइड्रोमीटर देखिए किसी द्रव का सापेक्षिक घनत्व मापता है। मैनोमीटर इसमें गैस का दाब मापने में काम आया जाता है। पायरोमीटर देखिए ये सिंदूर स्थित उच्च ताप युक्त पिंडों का ताप ज्ञात करने का यंत्र है, जैसे सूर्य, तारा, इसकी सहायता से उसका ताप ज्ञात किया जाता है। सिस्मोग्राफ ये भूकंप की तीव्रता को मापता है। क्यूटेटर देखिए कि ये आपका हो जाएगा द्वित परिवर्तक यानी विद्युत धारा की दिशा बदलने वाली यंत्र है। गायरोस्कोप यह घूर्णन गति मापने वाला यंत्र है, तो ये याद रखिएगा। विभव मापी यानी यह परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर, उच्च तापमान निम्नलिखित द्वारा मापे जाते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ताप विद्युत पायरोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए कि इसमें कुछ ऐसा होता है जैसे प्लेटिनियम प्रतिरोध तापमापी, इसके द्वारा 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2200 डिग्री मापा जाता है। और पारा तापमापी में देखिए 30 डिग्री से लेकर 350 डिग्री सेल्सियस तक। पारा में देखिए कि 39 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, जबकि एल्कोहल 115 डिग्री सेल्सियस पर। पारा थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, तो ये आप याद रखिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर से गुजरने वाली धारा परिमाण यदि निम्नलिखित हो तब आघात की अनुभूति नहीं होगी। तो देखिए कि 8 से लेकर 15 AM में हो तो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिए 75 नंबर, विद्युत माप यंत्रों में विद्युत ऊर्जा निम्नलिखित में रूपांतरित होती है। तो देखिए कि ये यांत्रिक ऊर्जा में, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सितार जो है यांत्रिक ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा और विद्युत से रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होते हैं। और देखिए कि पीतल, कॉपर, जिंक एक मिश्र धातु है। उत्तर सीधे दिया है, क्वेश्चन कहाँ चला गया भाई। 75 के बाद 76 नंबर क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे है, तो थोड़ा सा देख लीजिए। मोमबत्ती देखिए कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है और माइक्रोफोन जो है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल
सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊष्मा में। तो ये देखिए प्रकाश या ऊष्मा ऊर्जा में। 76 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रमा के पृष्ठ पे अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बात क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वहाँ पे देखिए कि वायुमंडल नहीं है। तो 76 का राइट आंसर आपका बी सही हो जाए, क्योंकि ध्वनि तरंगे निर्वात में आगे नहीं बढ़ सकती है और कोई भी वहाँ पे ऐसा वायुमंडल नहीं है जिसके सहायता से एक दूसरे से सुना जा सके। चंद्रमा पे वायुमंडल का माध्यम न होने के कारण ध्वनि का संचार नहीं होता है, अतः दो अंतरिक्ष यात्री बात नहीं कर पाते हैं। बात करने के लिए विद्युत चुंबकीय तरंग पर आधारित यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि अनुतरंग तरंग है, तो ये याद रखिएगा। इको के लिए 17 मीटर होना चाहिए। और ध्वनि देखिए कि सबसे ज़्यादा आपका ठोस में, उसके बाद आपका गैस में, द्रव में, और उसके बाद गैस में ये ट्रेवल कर पाता है और निर्वात में ट्रेवल नहीं कर पाता है। 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन है, पीतल निम्नलिखित की एक मिश्र धातु है, तो कॉपर और जिंक के द्वारा ये बनता है, दोनों को मिलाने के बाद। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे उपयोग करके कुछ बनाया गया है बहुत सारा, तो देखिए इसे देखना ज़रूरी है। पीतल देखिए इंग्लिश में ब्रॉन्ज भी बोला जाता है। कॉपर और जिंक के मिलाने के बाद बना है। कॉपर इसमें 70% और जिंक 30%। बर्तन में उपयोग में आता है। कांसा देखिएगा, तो ये आपका CuN कॉपर आपका और Sn यानी कि टीन आपका 10% होता है इसका। तो सिक्का और घंटी बनाने में जर्मन सिल्वर देखिएगा कि CuZnNi, ये आपका अनुपात देख लीजिए 60-20-20। ये बर्तन बनाने में गोल्ड रोल्ड देखिएगा कि कॉपर का मतलब क्या हो जाए तांबा, और Ai दिया गया है, इसका मतलब एल्युमिनियम होता है। तो ये आप याद रखिएगा 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम गोल्ड रोड, ये सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल CuZn और Sn, ये तोप और गियर बेरिंग बनाने में। डेल्टा मेटल में देखिएगा कि कॉपर जिंक फेरिक ऑक्साइड होता है, जो देखिए 60-38 और 2 के अनुपात में होता है। जहाज़ के पंखे बनाने में मूंज मेटल देखिएगा कि ये Cu और Zn, ये आपका 60-40 का अनुपात में होता है और ये सिक्का बनाने में काम में आता है। डच मेटल देखिएगा कि कॉपर जिंक आपका 80 और 20% होता है सस्ते आभूषण बनाने में। और मिनरल मेटल देखिएगा कि Cu यानी कॉपर और निकल, ये छाड़ रखने वाले बर्तन बनाने में। और देखिए ये टाँका जो होता है यानी सोल्जर, Sn टीन, और उसके बाद शीशा Pb हो जाएगा। 67/33, ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों को जोड़ने में देखिए कि 2 लोहे के टुकड़ों को जोड़ा जाता है इसमें। और रोज मेटल देखिए कि Bi Pb और Sn हो जाएगा 50-28-22 अनुपात स्वचालित फ्यूज में। मैग्नीशियम देखिए कि Al और Mg हो जाएगा, ये हवाई जहाज के ढांचे बनाने में। ड्यूटेरियम में देखिए कि Al Cu Mg और Mn होता है बर्तन बनाने में। और टाइप मेटल में देखिए Pb + Sb + Sn, ये 82-15 और 3 का अनुपात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब होता है, क्या होता है? तो देखिए कि वेग और ऊर्जा नियत रहती है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। देखिए कि यहाँ पे आंसर दिया गया है, जब इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रहती है। कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तब वेग और ऊर्जा नियत रहता है। चुंबकीय के अणुओं में विद्यमान चुंबक तत्व के उनके परमाणु में विद्यमान इलेक्ट्रॉन के उत्तरदायी होते हैं। इलेक्ट्रॉन वैद्युत ऋणात्मक आवेश युक्त मूलभूत परमाणिक कण है। यह मुख्यतः परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु के किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 2n² हो सकती है। यहाँ n कोश संख्या है। इस तरह पहले कोश से दूसरे तीसरे कोश में 8 और 18 और चौथे में 32 हो सकता है। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने 1857 में किया था। इसका आवेश मान 16021 × 10⁻90 हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन 79 नंबर है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा किया जाता है? तो भारी जल यानी D2O।
भारी जल की खोज 1932 में यूरे और वासबर्न के द्वारा किया गया था। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड D2O को भारी जल कहते हैं। न्यूट्रॉनों की गति को मंद स्लो करने के लिए भारी जल ग्रेफाइट या बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, इन्हें मंदक कहा जाता है। भट्टियों में प्रतिशत के रूप में जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारत में अधिकांश रिएक्टरों में मंदक के रूप में भारी जल का उपयोग किया जाता है। भारी जल के उपयोग देखिएगा, न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, ड्यूटेरियम की यौगिक बनाने में, ट्रेसल के रूप में और आयन और अनआयनिक हाइड्रोजन के विभेद के रूप में किया जाता है। देखिए कि भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक डॉक्टर भोवी जहांगीर भाभा को माना जाता है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर जो महाराष्ट्र में है 1969 में स्थापित किया गया था और ये अमेरिका सहायता किया था। कुंडलकुलम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो तिरुनेलवेली जिले की कुंडलकुलम तमिलनाडु में स्थित है। भारत में कलपक्कनम परमाणु ऊर्जा स्टेशनरी पूरी तरीके से स्वदेशी बनाया गया है। 80 नंबर क्वेश्चन है, साधारण तापमान पे जल और द्रव में और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के रूप में होती है, तो ये याद रखिएगा। साधारण तापमान पे जल द्रव के रूप में और हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस के रूप में होती है। इसका कारण निम्नलिखित में से विद्यमान है, तो कौन सा हो जाएगा? इसका हो जाएगा जल में हाइड्रोजन बंधन, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 80 के बाद 81 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि संवेग के बदलाव की दर निम्नलिखित के समान अनुपाती होती है, तो बल के समान अनुपाती होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए इस संवेग के बदलाव की दर को समानुपाती होती है और संवेग बराबर द्रव्यमान इंटू वेग होता है। न्यूटन का द्वितीय नियम देखिएगा, तो न्यूटन ने 3 नियम दिया था और द्वितीय नियम में किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है और वे संवेग परिवर्तन की दिशा में होती है। अब यदि आरोपित बल F1 है, बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A है और वस्तु का द्रव्यमान m हो, तो न्यूटन की गति के दूसरे नियम F बराबर ma हो जाएगा, अर्थात न्यूटन के दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। 82 नंबर क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये आपका गलत है और यही हम लोग का सही हो जाएगा क्योंकि गलत पूछा जा रहा है। ऊर्जा देखिए कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ब्रह्मांड की ऊष्मा नियत होती है और ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, तो ये आपको बताता है। तो यही चीज़ इसमें बताया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसमें चतुष्फलकीय संरचना नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, ग्रेफाइट में हो जाएगा। देखिए कि इसका क्रिस्टल समचतुर्भुजीय आकार का होता है और जिसमें प्रत्येक शीर्ष पर एक कार्बन परमाणु होता है और देखिए कि इसमें sp² संकरण होता है। यह विद्युत का सुचालक होता है। इसका सापेक्षिक घनत्व 2.26 ग्राम सेंटीक्यूब होता है। कागज़ पर रगड़ने से ये उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा कहा जाता है। और हीरा के बारे में देखिएगा, ये तो हम लोग ग्रेफाइट के बारे में देख रहे थे लोग, हीरा के बारे में। यह कार्बन का सबसे शुद्ध और क्रिस्टलीय रूप है। यह प्राय देखिएगा कि कीबरलाइट पत्थरों में पाया जाता है। ज्ञात पत्थरों में यह सबसे अधिक कठोर है। इसकी कठोरता का कारण इसकी विशेष त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना है। इसके रवे बहुत बड़े और घनाकार होते हैं। प्रत्येक कार्बनिक परमाणु 4 एकल बंध बनाता है। इसमें sp/q संकर पाया जाता है। यह ऊष्मा और विद्युत दोनों का कुचालक होता है। इसका अपवर्तनांक 2417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा, बोट किसे बोला जाता है। इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। पराध्वनि चाल मापने के लिए प्रयुक्त इकाई है। तो देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मैक में पराध्वनिक चाल मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर बी सही है। यहाँ पे एक बार फिर से देख लिया जाए कि देखिए मैक संख्या बराबर क्या होता है कि वस्तु की गति और ध्वनि की गति। देखिए कि यदि मैक
एक से कम हो तो उसे अवर्धनिक गति कहा जाता है। यदि मैक 1 हो तो उसे पराध्वनिक गति कहा जाता है, और मैक यदि 1 से ज़्यादा हो तो उसे पराध्वनिक गति कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, यदि मैक 5 हो और उसे अति ध्वनिक गति कहा जाता है, यानी हाइपरसोनिक। तो ये याद रखिएगा। आवृत्ति की मात्रा हर्ट्ज होती है। समुद्री जहाज की गति को मापने में नॉट उपयोग में लाया जाता है। सोनार एक तकनीकी है जो नौचालन में उपयोग में लाया जाता है। जल के अंदर संचित करने वाले जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए ध्वनि संचयन का उपयोग किया जाता है। 85 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो ऑक्सीजन निकलता है। देखिए कि पौधे में जल, प्रकाश, पर्णहरित और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्ती की कोशिकाओं में जल शिरा के परासरण और देखिए CO2 यानी वायुमंडल से विसरण द्वारा होता है। फ्लोएम एक संवहनीय ऊतक है। इसका मुख्य कार्य पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पौधे के अन्य भागों में पहुंचाना है। जाइलम प्राय देखिए कि कास्ट भी कहते हैं, यह संवहनीय ऊतक है। इसका मुख्य कार्य जल और खनिज लवणों का संवहन है। यांत्रिक धृष्टता प्रदान करता है। 86 नंबर क्वेश्चन है, धूप की निम्नलिखित में से कौन सी किरणें सौर कुकर को गर्म करने में सहायता करती है? तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और रक्त किरण हो जाएगा। देखिए कि सौर कुरण में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पराबैंगनी किरण की खोज रिटर के द्वारा किया गया था। पराबैंगनी किरणें के उपयोग सिकाई करने में, प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। एक्स किरणें का उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक और कृत्रिम रेडियोधर्मिता में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर, ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वो है, तो वो कौन सी ग्रंथि है? तो हाइपोथैलेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे देखिएगा कि यह अग्र मस्तिष्क में का भाग है। यह संवेदनात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह अंतस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन का नियंत्रण करता है। देखिए कि पोडिटियर प्यूटिड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन स्रावित करता है, और कुछ तंत्रिका स्रावित कोशिकाएं जैसे वेप्रोप्रेसिन और हार्मोन्स का ये स्रावन करता है, जो 5 ट्यूस ग्रंथि द्वारा रुधिर से मुक्त होती है। यह भूख, प्यास, ताप का नियंत्रण और प्यार, घृणा आदि के केंद्र के रूप में काम करता है। रक्तदाब, जल के उपचायक, पसीना, गुस्सा, खुशी आदि इसी के नियंत्रण में होता है। प्यूस ग्रंथि देखिएगा, इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। कपाल की स्पेनाइट हड्डी के एक गड्ढे में स्थित होता है। इसको सेल टर्सिका कहा जाता है। इसका भार 0.6 ग्राम होता है। इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है। देखिए कि ओवाटू ग्रंथि, ये थायराइड ग्रंथि मनुष्य के गले में श्वास नालिका के टेकोमा के दोनों ओर लैरिंक्स के नीचे होता है। इसमें निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन और ट्राइडोथायराइन है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। आगे देखिए कि अधिवृक्क, यह एक वृक्क के ऊपर स्थिर होता है जिसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन निकालना है। अधिवृक्क के ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन को लड़ो और ऊर्जा हार्मोन कहा जाता है। तो ये आप जरूर याद रखिएगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, कार्बन की प्रतिशतता निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम होती है? तो ये आपका हो जाएगा पिटुआ लोहा में। पिटुआ लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होता है, जो 0.12 से लेकर 0.25% तक रहती है, अतः सापेक्षित शुद्ध होता है, अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। तो ये देखिए कि ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा 2 से 5% तक होती है। इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.025 से लेकर 1.5 तक होती है, और मृद इस्पात में कार्बन की मात्रा 0.1 होती है। मध्य इस्पात में देखिए कार्बन की मात्रा लगभग 0.5, और कठोर इस्पात में कार्बन की मात्रा 1.5% हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है? तो ठोस कौन सा है? तो देखिएगा 89 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये आपका ग्रेफाइट ठोस में आएगा। कार्बन का एक अपरूप है, तो ये आप जरूर याद रखिएगा। देखिए कि ग्रेफाइट अपेक्षाकृत घनत्व 2.2 होता है। यह पारा सफ़ेद और अत्यधिक चमकीला धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रह सकता है। पारा ऊष्मा एवं विद्युत का सुचालक होता है। ब्रोमीन द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। आयोडीन एक ठोस अधातु है। 90 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स आमतौर पर निम्नलिखित में से किससे बनाया जाता है?
तो सिलिकॉन से बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम एक उपधातु है। आवर्त सारणी में उपधातुओं की कुल संख्या 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेबरियम और पोलोनियम ये 7 उपधातु है। अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन और जर्मेनियम का व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है। देखिए कि सिलिकॉन का प्रयोग और सेल बनाने में किया जाता है। 91 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी 2 कुर्सियाँ 800 रुपये की कुल लागत पर खरीदता है। पहला लागत मूल्य 3/4 पर एक को बेचने पर तथा दूसरे को लागत मूल्य 4/3 पर बेचने पर उसे 25 रुपये का नुकसान होता है। दोनों कुर्सियों के लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो राइट आंसर आपका एक सही हो जाएगा, 500 से लेकर 300 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे बना दिया गया है, आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर। इसमें पूछा जा रहा है कि एक संख्या में 3 अंक है, बीच वाली अंक दूसरे 2 अंकों का योग है, तो प्रथम अंक तीसरे अंक के वर्ग के बराबर है, तो संख्या कौन सी होगी? तो आप देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं 264 ये आता है। और देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संख्या का सर्वोच्च मान है? तो ये तो आप दे के भाग देख सकते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, 121/9। 400 रुपये पर 10% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना ब्याज होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये सही हो जाएगा, यानी कि आपका 840 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे बनाया गया है, आप देख लीजिए। 95 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की उम्र 4 वर्ष पश्चात अपने पुत्र की आयु के दुगनी होगी और दोनों की वर्तमान आयु का योग 46 वर्ष है, तो पुरुष की आयु ज्ञात करना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 14 वर्ष। और यहाँ पे देखिएगा कि बना दिया गया है, तो आप ज़रूर देख लीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त की परिधि 4 पाई से लेके 8 पाई बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा, तो क्षेत्रफल में वृद्धि 3 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है, यहाँ पे बनाया गया है, तो आप देख लीजिए। और अगला क्वेश्चन है 97 नंबर, एक दुकानदार एक रेडियो के अंकित मूल्य पर 10% का छूट देता है, लेकिन सौदे में 10% का लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 330 रुपये है तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसका लागत मूल्य आपका 270 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ पे देखिए बना दिया गया है। चलिए अगला 98 नंबर क्वेश्चन है, एक पाइप जो एक ड्रम को 15 मिनट में भर सकता है, ड्रम को भर रहा है। दूसरा पाइप जो ड्रम के तल में लगा है, जो इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। और देखिए ये खुला हुआ है। जब ड्रम खाली है तब प्रारंभ करने पर ड्रम को शीर्ष तक भरने में कितना समय लगेगा? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, 30 मिनट लगेगा। 2 मेथड से बनाया गया, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर है, 3 संख्याओं का योग 57 है, पहले से दूसरे का अनुपात 3/7 और दूसरे के तीसरे का अनुपात 7/19 है, तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए कि यहाँ पे आपका बना दिया गया है, तो राइट आंसर आपका 21 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए सही है। ये आपका बनाया गया है, आप देख सकते हैं 2 मेथड से बनाया गया है, तो दोनों देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, किसी धनराशि पे 4% वार्षिक दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 8 रुपये है, तो निवेश राशि है, तो निवेश राशि आपका 6250 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे 2 प्रकार से बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार इसे समाप्त कर दिए यहीं पे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसके आगे कौन सा किताब स्टार्ट किया जाए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।